Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा मक्कड़ है और मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग अम्बाला से हुई है, PKR जैन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़ से की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स सोशियोलॉजी एंड डांस में। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में। उसके बाद मैंने अपनी PhD शुरू करी 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हूँ। हाल ही में मेरा अभी UGC नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है ऑल इंडिया रैंक 1 से, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में ही, और मैंने इसकी तैयारी लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं करते हुए। हालांकि बहुत लंबा समय था, पर इस अटेम्प्ट में दिसंबर 2025 के मेरा UGC नेट JRF क्लियर हुआ है। हर रोज़ एक टाइम टेबल के साथ मैंने इसकी तैयारी करी। इसमें कुछ दिक्कतें भी आईं क्योंकि मेरी PhD ऑलरेडी चल रही है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय भी लग गया इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो 2 साल तो लगातार जितना PhD के साथ मुझे समय मिल पा रहा था पढ़ाई करने का, मैं उतना तैयारी कर रही थी। इस बार मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करी एग्ज़ाम को लेके। मेरी 4 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ, कुछ नंबरों से रह जाता था पेपर। इस बार 5th अटेम्प्ट था मेरा, और इस बार मैंने ऐसे डिवाइड सेगमेंट्स में तैयारी करी, जिसमें मैंने कोचिंग भी ली, जो सुबह शाम उसकी क्लास होती थी ऑनलाइन, और उसके अलावा अपनी सिलेबस वाइज रिवीजन करी, यूनिट वाइज रिवीजन करी, और अपने वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, रिवीजन टेस्ट और अपनी खुद की प्रैक्टिस करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो लगभग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10-10 यूनिट होती हैं। पेपर 1 में जैसे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, पीपल, एनवायरनमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी, ऐसे विषय हैं। तो पेपर 1 की तैयारी अगर मैं बात करूं तो यूनिट वाइज जैसे लॉजिकल और मैथमेटिक्स के हो गए, तो उसकी मैंने लगभग बहुत कम तैयारी करी थी, क्योंकि मैं +2 मेरी नॉन मेडिकल से है, तो मेरा मैथ्स मुझे बहुत पसंद था विषय शुरू से, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और उसके अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं पेपर 1 के, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब से अपनी तैयारी करी है। जैसे कोई नोट्स ले लिया ऑनलाइन, टॉपिक वाइज सर्च करा गूगल पे, तो अलग अलग जैसे JRF अड्डा हो गया, अड्डा 24/7 है, टेक्स्ट बुक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं पेपर 1 के लिए। आपको ऑनलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो मैंने वहाँ से तैयारी करी है। और पेपर 2 जो हम बात करें 10 यूनिट्स हैं, तो उसमें हमारे जैसे मास्टर्स में, बैचलर्स में बुक्स पढ़ाई जाती हैं अलग अलग विषय की, पब्लिक फाइनेंस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की। तो उनका रेफरेंस तो है ही है, क्योंकि उनको तो हम लगातार पढ़ रहे हैं, मास्टर्स में भी पढ़ा है, PhD में भी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बुक्स की बात करूं तो उसमें हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी की CR कोठारी मैंने पढ़ी। फिर कॉम्पिटिटिव उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए काफ़ी बुक्स आती हैं, अरिहंत की है, R गुप्ता की बुक्स हैं। और हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के लिए मैंने एक लक्ष्मीकांत आती है हमारी, और पॉलिटिकल साइंस की लक्ष्मीकांत, तो काफ़ी यूनिट्स उनसे कवर हो गई थी। तो कुछ अगर मैं स्ट्रैटेजी बोलूँ तो जो मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शंस थे,
तो इस बार मैंने जो अपने वीक पोर्शंस, वीक यूनिट्स थी, उनको अलग से सेपरेट करा और इस बार मैंने उन पे फोकस ज़्यादा करा ताकि जो मेरा वीक है वो भी मेरा एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए, तभी मैं ये पेपर में सफल हो। सबसे बड़ी समस्या अगर मैं बोलूँ तो टाइम मैनेजमेंट ही होता है, और क्योंकि मेरी पीएचडी इस बार साथ चल रही थी, पर इस चीज़ में मैं क्रेडिट दूंगी अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर भारती गर्ग मैम को और बेगी राम सर, जिनसे मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है। तो उन 4th अटेम्प्ट के बाद मैं बहुत निराश हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी तैयारी करो इस बार अच्छे से, और हम साथ हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार मैंने ज़्यादा समय दे पाई मैं इस तैयारी के दौरान, इस अटेम्प्ट के दौरान। तो ये मुझे लगता है जो मेरा चैलेंज था, हर बार आ रहा था, वो इस बार मेरी सफलता में कन्वर्ट हो गया। तो जो पहली बार छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की, अगर हमारा एक टारगेट सेट हो तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने 2 से 3 साल में किया तो आप भी इतना समय लगाएं, आप 6 महीने में भी इसको कर सकते हैं। पर पूरी एक तैयारी, पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ अपनी वीकली और मंथली रिवीजन फिक्स कर लीजिए कि करनी ही करनी है हमने, और रोज़ का एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। उसके शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन निकालिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो हमें इसकी और एक और चेकलिस्ट बनानी होगी। जैसे मैंने अपनी तैयारी के दौरान कैसे चेकलिस्ट बनाई थी, मैंने कुछ शीट्स लगा ली थी जो सिर्फ डेफिनेशंस की थी, कुछ शीट्स लगा ली थी जो सिर्फ हमारी बुक्स और ऑथर्स की हैं, फिर मैंने कुछ शीट्स लगा ली थी जो सिर्फ कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही कुछ आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने पड़ेंगे अपनी तैयारी के दौरान, और कोशिश करिए उनको अलग अलग पेन से लिखिए, उससे भी आपकी कंसंट्रेशन और लर्निंग पावर बढ़ेगी। तो मैंने इस बार इस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करी थी, तो वो सफल हुई। इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अगर हम कठिन प्रश्नों की बात करें तो कठिन प्रश्न जो हमारे वीकनेस है उससे आती है, तो कुछ भी कठिन नहीं होता है हमें, क्योंकि हम पढ़ के तो सब जाते हैं, सब लोग जाते हैं अपना सिलेबस। पर कठिन हमें कौन सा प्रश्न लगता है जहाँ हमें लगता है कि हमें याद नहीं है, या हमारी तैयारी कम थी, या हम पढ़ के नहीं आए थे, वो हमारे लिए कठिन है। तो इसीलिए इस बार मैंने अपनी वीकनेस जो मेरे रह जाते थे, या मुझे लगता था कि मैं इन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाती, मैंने उन यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करा। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे करिए, अपने पहले स्ट्रेंथ्स लिखिए, वीकनेस लिखिए, यूनिट वाइज लिखिए। तो जो एक बार अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपसे नहीं हुआ है पहली बार में ये अटेम्प्ट एग्ज़ाम, तो इस बार आप ऐसे तैयारी करिए कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को अलग से लिखिए, और जो वीक आपकी यूनिट्स हैं उन पे ज़रूर काम करिए, और आपका अगली बार में पक्का ये क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स, जैसे हम गवर्नेंस की बात करते हैं, अलग अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो भी हमारे मतलब आज के समय में चल रहा है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो विषय है वो बिल्कुल उसके साथ अलाइन होता है। तो रोज़मर्रा में बस जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको पढ़ना, और अपने सब्जेक्ट को उसके साथ रिलेट करके पढ़ना, वो हमारा अलाइन करता है इस सब्जेक्ट को। मॉक टेस्ट के बिना मुझे लगता है, जैसे हम बोलते हैं ना, इम्तिहान के बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती। हम 12वीं पास करते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, तो ऐसे ही इस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। वो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, इन सारी चीज़ों को एनहांस करते हैं, और आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आते हैं। मॉक टेस्ट से आपको खुद पता लग जाएगा कि हमारा कुछ क्वेश्चंस छूट गए, या हमारा कौन सा वीक पोर्शन है, या हम कहाँ पे अटक रहे हैं पेपर में, या कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एग्ज़ाम से बिल्कुल अगर मैं तुरंत पहले की बात करूं, तो जो मैंने अभी शॉर्ट नोट्स की बात करी कि मैंने कुछ शीट्स लगाई हुई थी, डेफिनेशंस के अलग, ऑथर्स के अलग, इवोल्यूशन के अलग, और जब मैच मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं उनकी शीट्स अलग लगाई हुई थी। तो वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं अपनी 2 दिन पहले रिवीजन के लिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार,
उनके भी कुछ पॉइंटर्स आप कॉमन निकाल सकते हो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो उनके भी शॉर्ट नोट्स, तो वो आपको एग्ज़ाम से अपने 2 दिन पहले ज़रूर रिवीजन करके जाना चाहिए। अगर कमज़ोर समय की बात करूँ तो मेरे लिए तो ये 2 से 3 साल की जर्नी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हर बार ये लगता था कि आप पीएचडी कर रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्ज़ाम है, एलिजिबल होना है। बहुत लोग बोलते थे कि अच्छा आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, आप पहले इस पे फोकस करो। कोई लोग बोलते थे कि पीएचडी में एनरोल नहीं लेना चाहिए था अगर आपका ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता। तो वो बहुत सारी मुश्किलें आई, पर मेरे मम्मा बोलते हैं कि लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया करो, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपना बस काम करो, तो लोग तो बोलेंगे ही। कोई भी हम एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, अभी अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका 6 मंथ्स में भी ये हो जाएगा। और या जिसका एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो अगले अटेम्प्ट में मैं पक्का कहती हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा। बस आप एक स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करें, एक रूटीन फॉलो करें। अपनी क्लास या कोचिंग अगर आप नहीं भी ले रहे, तो आप यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है हमारा, तो आप उस पे अपना जाइए, क्लास लगाइए, जो टॉपिक नहीं समझ आता वहाँ से समझिए, और उसकी शाम को ज़रूर रिवीजन करें और उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें एमसीक्यू बेस्ड। तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम अपनी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं जब, तो हमारे पास आधा घंटा रहता है और हमें शायद 10 मिनट पहले रफ़ शीट्स मिल जाती हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय मैं अपना एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, मैंने 4 कॉलम्स बना लिए। अब उन 4 कॉलम्स में मैंने क्या-क्या लिख लिया, जो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मार्क करते हैं ना, आंसर सही है। उसके बाद अगला होता है आंसर मार्क फॉर रिव्यू, जो हमने मार्क कर दिया है पर हमें उसमें डाउट है। उसके बाद हमारा जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए, और एक एक्स्ट्रा कॉलम जहाँ पे आपके जो सारे क्वेश्चंस डाउट आते जाएंगे आप उसमें लिखते जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आया, पहले तो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए कैसे, पैराग्राफ क्वेश्चंस। अगर मैं अपनी बात करूं, तो हम जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और उस टाइम नर्वसनेस भी होती है, तो क्या होता है, हम जो सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं जो पैराग्राफ बेस्ड आते हैं उन्हें भी गलत कर देते हैं। तो वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, और क्योंकि आप बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपके चांसेस जो गलत होने के हैं क्वेश्चंस वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका स्ट्रेंथ है, जो हमने तैयारी के दौरान बात की थी कि आपके स्ट्रेंथ क्या हैं, जैसे मेरे लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, ये मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं पहले वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ। फिर उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अपनी आइडेंटिफाई करने हैं अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस, कौन सी यूनिट में है, कौन से क्वेश्चंस में है। और उसके बाद जैसे अपनी रफ शीट्स हमें मिलती हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसे पेपर 1 की कुछ ऐसी तैयारी करी है, अगर मैं बोलूँ अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात, तो अल्फ़ाबेट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उनको ना पहले ही A to Z मार्क करके ऊपर नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 एंड उसकी ऑपोजिट नंबरिंग भी करके, ताकि मेरा वो टाइम बचे उस टाइम पे अगर कोई अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनानी है। जैसे कोई क्लॉक का क्वेश्चन है, आप क्लॉक बना के रख लो। तो इस हिसाब से आपको अपना पेपर 1 अटेम्प्ट करना और पेपर 2। तो अगर मैं पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बुक्स की बात करूं, तो हमारा इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फर्स्ट यूनिट है, उसमें हमारे प्रिंसिपल्स भी हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। तो ये आप जनरल किसी भी बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिलेटेड, बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल, इग्नू से, गूगल से, यूट्यूब, कहीं से भी आप ये लो कवर कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की अगर मैं बुक बोलूँ, तो मैंने प्रसाद एंड प्रसाद की बुक रेफ़र करी थी। और उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप कोई भी लक्ष्मीकांत, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस की रेफ़र कर सकते हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आप यूट्यूब भी रेफ़र करिए, आप गूगल के डिफरेंट सोर्सेज रेफ़र करिए।
और आप साथ ही CR कोठारी अगर कोई रिसर्च में है बिल्कुल वो रेफ़र कर सकता है, क्योंकि मैं PhD कर रही हूँ तो मैंने वो बुक ज़रूर रेफ़र करी थी। और पब्लिक पॉलिसी की बुक की बात करूँ तो विद्युत चक्रवर्ती की बुक है, और भी कई प्रकार की पब्लिक पॉलिसी की बुक्स हैं, और ऑनलाइन नोट्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमारे इग्नू के नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। रही बात कंपैरेटिव और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ डायनामिक्स आते रहते हैं, तो ये भी आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब या डिफरेंट सोर्सेज से रेफ़र कर सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरी इस बार जो मैंने कोचिंग ली थी सर से, बेगीराम सर से, तो उनके नोट्स ने मेरे को बहुत हेल्प किया। हर यूनिट के नोट्स मेरे को प्रोवाइड करे गए थे, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे, तो अगर आप लोग भी उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। सो आई थिंक वी ऑल शुड फॉलो a 5-rule strategy for this exam, that is hard work, dedication, consistency, patience and regularity. मुझे ये लगता है कि ये अगर 5 रूल आप फॉलो कर लेंगे फॉर योर एग्ज़ाम, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक इट, एंड try to keep positive energy around you through activity, through your family, through your friends, and don't take stress for this exam. हम नर्वसनेस में, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि नर्वसनेस की वजह से हम इतने क्वेश्चंस गलत कर आए या इतने क्वेश्चंस हमारे रह गए। तो हमें स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक जो प्रैक्टिस और एक टाइम टेबल के साथ जो हमें रिवीजन करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।